नमस्ते। अब आगे की जो प्रक्रिया है उसमें हम 12वीं कक्षा के मनोविज्ञान की पुस्तक के 7वें अध्याय यानी कि सामाजिक प्रभाव एवं समूह प्रक्रम पर चर्चा करेंगे। समूह क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, व्यक्ति समूह में क्यों रहना चाहता है और समूह में रहने से व्यक्ति को क्या फायदे हो सकते हैं। इन सभी बातों पर हम कई भागों में चर्चा करेंगे। हाँ, सबसे पहले यह जानना हमारे लिए आवश्यक है कि समूह क्या है। एक समूह को ऐसे दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक संगठित व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं एवं परस्पर निर्भर होते हैं, जिनकी एक जैसी अभिप्रेरणाएं होती है। सदस्यों के बीच निर्धारित भूमिका संबंध होता है और सदस्यों के व्यवहार को नियमित या नियंत्रित करने के लिए प्रतिमान या मानक होते हैं। देखिए, एक एक करके कई लोग मिलते गए हैं। यह एक समूह का निर्माण करता है। यह हमारा परिवार हो सकता है, कक्षा हो सकता है, और या हम जब खेलने के लिए इकट्ठे होते हैं तो हमारे मित्र हो सकते हैं। और इन सभी सदस्यों की पारस्परिक निर्भरता होती है, सभी सदस्यों की एक भूमिका होती है, उनकी हैसियत होती है, उनकी स्थिति में विभिन्नताएं होती है, एक दूसरे से प्रत्याशाएं होती है। समूह की विशेषताएं। एक सामाजिक इकाई के रूप में यह दो या दो से अधिक व्यक्तियों जो स्वयं को समूह से संबद्ध समझते हैं कि एक सामाजिक इकाई है। समूह की यह विशेषता एक समूह को दूसरे समूह से पृथक करने में सहायता करती है और समूह को अपनी एक अलग पहचान प्रदान करती है। समान अभिप्रेरणा एवं लक्ष्य। यह ऐसे व्यक्तियों का एक समुच्चय है जिसमें सभी की एक जैसी अभिप्रेरणाएं एवं लक्ष्य होते हैं। समूह निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने या समूह को किसी खतरे से दूर करने के लिए कार्य करते हैं। तीसरा है पारस्परिक निर्भरता। यह ऐसे व्यक्तियों का एक समुच्चय होता है जो परस्पर निर्भर होते हैं, अर्थात एक व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य दूसरों के लिए कुछ परिणाम उत्पन्न कर सकता है। जैसे क्रिकेट के खेल में एक खिलाड़ी कोई महत्वपूर्ण कैच छोड़ देता है तो इसका प्रभाव संपूर्ण टीम पर पड़ता है। चौथा है आवश्यकताओं की संतुष्टि। वे लोग जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि अपने संयुक्त संबंध के आधार पर कर रहे हैं, वे एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। फिर आता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अंतःक्रिया। यह ऐसे व्यक्तियों का एकत्रीकरण या समूहन होता है जो एक दूसरे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अंतःक्रिया करते हैं। भूमिकाओं और प्रतिमानों के द्वारा संरचित अंतःक्रिया। यह ऐसे व्यक्तियों का एक समुच्चय होता है जो जिनकी अंतःक्रियाएं निर्धारित भूमिकाओं और प्रतिमानों के द्वारा बनी होती है। इसका आशय हम इस तरह समझ सकते हैं कि समूह के सदस्य जब भी मिलते हैं तो हर बार एक ही तरह के कार्यों को संपादित करते हैं और समूह के सदस्य समूह के प्रतिमानों का भी पालन करते हैं। जो प्रतिमान है वे ये बताते हैं कि समूह में हम लोगों को किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए और प्रतिमान समूह के सदस्यों से अपेक्षित व्यवहार को निर्धारित करता है। भीड़। भीड़ भी व्यक्तियों का एकत्रण या समूहन है जिसमें लोग एक स्थान या स्थिति में संयोगवश उपस्थित रहते हैं। भीड़ में न कोई संरचना होती है और न ही आत्मीयता की भावना होती है। भीड़ में लोगों का व्यवहार अविवेकी होता है और सदस्यों के बीच परस्पर निर्भरता भी नहीं होती। ये देखिए, एक भीड़ का ये बिना किसी उद्देश्य के यहाँ लोग जमा हो जाते हैं। जैसे कहीं दुर्घटना हो गई या कहीं कोई भाषण हो रहा है या कोई अनोखी चीज दिख गई, तब लोग इस तरह से एकत्रित हो जाते हैं।
भीड़ में न संरचना न आत्मीयता की भावना होती है। भीड़ के लोगों का व्यवहार अविवेकी होता है और सदस्यों के बीच परस्पर निर्भरता भी नहीं होती। हम पीछे यह चर्चा कर चुके हैं। फिर आते हैं टीम या दल। समूहों के विशेष प्रकार दल होते हैं। दल के सदस्यों में प्रायः पूरक कौशल होते हैं और वे एक समान लक्ष्य या उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। सदस्य अपने क्रियाकलापों के लिए परस्पर उत्तरदायी होते हैं। दलों में सदस्यों के समन्वित प्रयासों के द्वारा एक सकारात्मक सहक्रिया पाई जाती है। समूह में सदस्यों के व्यक्तिगत योगदानों पर निष्पादन आश्रित रहता है। दल में व्यक्तिगत योगदान एवं दल कार्य या टीम दोनों ही महत्व रखते हैं। समूह में नेता या समूह का मुखिया कार्य की जिम्मेदारी संभालता है, जबकि दल में यद्यपि एक नेता होता है, फिर भी सभी सदस्यगण स्वयं ही जिम्मेदारी लेते हैं। देखिए, कोई काम एक व्यक्ति कर सकता है और एक कई व्यक्तियों का समूह मिलकर कर सकता है। इसे हम दल के रूप में कहते हैं, जिसमें कि हम इस व्यक्ति को इस दल का नेता मान सकते हैं। उसी तरह हम यहाँ देख सकते हैं कि 5 व्यक्ति हैं, जिसमें से एक व्यक्ति को ही मान लेते हैं कि यह व्यक्ति ही इस दल का नेता है और इसकी विशिष्ट भूमिका उस दल में बन जाती है। समूह और दल में अंतर ये मैं बता चुकी हूँ पहले ही। दर्शक या श्रोतागण। दर्शक या श्रोता भी व्यक्तियों का एक समुच्चय होते हैं जो किसी विशेष उद्देश्य से एकत्र होते हैं। दर्शकगण सामान्यतः निष्क्रिय होते हैं, लेकिन कभी कभी वे आवेश में आकर उत्तेजित जनसमूह या असंयत भीड़ का रूप ले लेते हैं। असंयत भीड़ में प्रयोजन का एक सुस्पष्ट बोध हो रहता है। लोगों के अवधान में ध्रुवीकरण पाया जाता है और लोगों की क्रियाएं एक ही दिशा में अग्रसर होती है। असंयत भीड़ में विचारों और व्यवहार में समजातीयता या समरूपता के साथ ही आवेगशीलता की भी विशेषता पाई जाती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरह दर्शकगण किसी कार्यक्रम को देखने के लिए मौजूद हैं। यहाँ भी वही चीज है कि कोई परफॉर्मिंग आर्ट का कार्यक्रम चल रहा है और दर्शक देख रहे हैं, और इसी में दर्शक जब बहुत खुश हो जाते हैं तो तालियां बजाने लगते हैं। कभी कभी जो चीज उन्हें ज्यादा पसंद आ जाती है, जो प्रदर्शन उन्हें ज्यादा पसंद आ जाता है, उसे भी चीख चीख कर, वंश मुड़कर कहकर आवेगशील हो जाते हैं। इस असंयत भीड़ से संबंधित चर्चा भी हम पहले ही कर चुके हैं। व्यक्ति समूह में क्यों सम्मिलित होते हैं? हम सभी अपने परिवार, कक्षा और समूह के सदस्य हैं, जिनके साथ हम खेलते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। इसी प्रकार किसी विशेष समय पर अन्य व्यक्ति भी अनेक समूहों के सदस्य होते हैं। अलग अलग समूह भिन्न भिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं, इसलिए हम एक साथ अनेक समूहों के सदस्य होते हैं। यह कभी कभी हम लोगों के लिए एक दबाव उत्पन्न करता है, क्योंकि अलग अलग समूहों की प्रतिस्पर्धी प्रत्याशाएं हो सकती है, उनकी अलग मांग हो सकती है। कई बार स्थितियां ऐसी आती है कि हम ऐसी मांगों और प्रत्याशाओं को प्रबंधित नहीं कर पाते। लोग समूह में इसलिए भी सम्मिलित होते हैं क्योंकि ऐसे समूह अनेक आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं। तो कुछ कारणों पर हम ध्यान दें। पहला कारण है सुरक्षा। जब हम अकेले होते हैं तो असुरक्षित अनुभव करते हैं। समूह इस असुरक्षा को कम करता है। व्यक्तियों के साथ रहना आराम की अनुभूति और संरक्षण प्रदान करता है। परिणाम स्वरूप लोग स्वयं को अधिक शक्तिशाली महसूस करते हैं और खतरों की संभावना कम हो जाती है। प्रतिष्ठा या हैसियत। जब हम किसी ऐसे समूह के सदस्य होते हैं जो दूसरे लोगों द्वारा महत्वपूर्ण समझा जाता है, तो हम सम्मानित महसूस करते हैं तथा शक्ति बोध का अनुभव करते हैं। जैसे किसी क्लब की सदस्यता, आत्मसम्मान। समूह आत्म अर्थ की अनुभूति देता है और एक सकारात्मक सामाजिक पहचान स्थापित करता है। एक प्रतिष्ठित समूह का सदस्य होना व्यक्ति की आत्मधारणा या आत्मसंप्रत्यय को भी बढ़ावा देता है। हम अक्सर सुनते हैं कि वह व्यक्ति दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र है, या वह व्यक्ति किसी विदेशी विश्वविद्यालय का नाम हम लेते हैं, ऑक्सफोर्ड का नाम लेते हैं, अपने बिहार में हम पटना यूनिवर्सिटी का नाम लेते हैं। तो हम इस तरह हम अपने आत्मसंप्रत्यय, आत्मसम्मान को संतुष्ट करते हैं।
व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। समूह के द्वारा आत्मीयता की भावना, ध्यान देना, प्रेम प्रदर्शन करना, शक्ति बोध का अनुभव प्राप्त करना, ऐसी चीजें व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है। लक्ष्य प्राप्ति, समूह ऐसे लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है जिन्हें व्यक्तिगत रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो एक कहानी हमने पढ़ी थी ना कि एक लकड़ी को तोड़ना आसान होता है, लेकिन जब 10 लकड़ियां हैं तो उसे आप नहीं तोड़ सकते। ज्ञान और जानकारी या सूचना प्रदान करना, समूह सदस्यता हमें ज्ञान और जानकारी प्रदान करती है और हमारे दृष्टिकोण को विस्तृत करती है। संभव है कि व्यक्तिगत या वैयक्तिक रूप से हम सभी वांछित जानकारियां या सूचनाओं को प्राप्त न कर सकें। समूह इस प्रकार की जानकारी और ज्ञान की कमी को पूरा करता है। एक बहुत बड़ा उदाहरण आजकल व्हाट्सएप ग्रुप में आप देख सकते हैं। हालांकि ये आभासी है, वर्चुअल है, फिर भी अगर किसी आवश्यक व्हाट्सएप ग्रुप में आप सम्मिलित हैं तो आपको अद्यतन सूचनाएं, नवीनतम सूचनाएं मिलती रहती है। समूह के निर्माण के कारक, पहला है सानिध्य। अपने मित्र समूह के बारे में अगर हम विचार करें कि एक ही जगह हम रहे हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, एक ही खेल मैदान में हम खेलते हैं, तो हम कहेंगे कि हमारा सानिध्य इस समूह के निर्माण का कारक है। समानता, कई बार लोगों में कई गुणों में समानता पाई जाती है। एक जैसे कोई व्यक्ति संगीत सुनना पसंद करता है तो वो जाहिर है कि अपने जैसे ही संगीत प्रेमी के साथ रहना चाहेगा। या कोई व्यक्ति पेंटिंग करता है, या कोई व्यक्ति बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता है, तो वो हमेशा चाहेगा कि उसके सानिध्य में या उस जिसकी रुचि या जिसका व्यक्तित्व उससे समान स्वरूप प्रदर्शित करता है वह उसी के साथ रहे। समान अभिप्रेरक एवं लक्ष्य, जब लोगों के अभिप्रेरक एवं लक्ष्य समान होते हैं तो वे एक साथ मिलकर एक समूह का निर्माण करते हैं। यह ज्यादातर आप कार्यस्थल पर देखेंगे, क्योंकि किसी भी कंपनी का, किसी भी ऑफिस का या किसी भी खेल टीम का एक समान अभिप्रेरक और लक्ष्य होता है। लक्ष्य होता है जीतना, लक्ष्य होता है अपना उत्पादन बढ़ाना, लक्ष्य होता है अपने लक्ष्य, ये लक्ष्य होता है कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें, और इसके लिए जो हमें प्रेरणा मिलती है वो सबों को एक समान रूप से मिलती है। ये थी हमारी बातचीत और हम कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। निम्न में से कौन समूह की विशेषताएं नहीं है? व्यक्ति के समूह में शामिल होने के कारणों में ये शामिल नहीं है। निम्न में से कौन समूह निर्माण के कारकों में शामिल नहीं है? ये थी हमारी आज की चर्चा। प्रथम भाग सामाजिक प्रभाव एवं समूह प्रक्रम अध्याय का ये प्रथम भाग था। हम बहुत जल्द द्वितीय भाग को लेकर आते हैं, तब तक थोड़ा इंतजार कीजिए।